तो बच्चों आज हम लोग सबसे पहले करते हैं कि एक रेंज के बीच के सारे प्राइम नंबर क्या कराने, डिस्प्ले कराने। ठीक है, और जब भी ऐसा करेंगे तो पहले किसी एक नंबर के बारे में सोच लेते हैं कि वो नंबर अगर प्राइम हो तो वो डिस्प्ले हो जाए, अदरवाइज वो डिस्प्ले ना हो। बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, हम सब लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते थे, फॉर लूप लगाते थे जे इन रेंज। प्राइम नंबर के लॉजिक क्या होता था कि वो या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर वो खुद से डिवाइड होता है। इसका मतलब वो 2 से लेकर लेस देन n तक किसी से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर मैंने सिर्फ इतना सा किया कि इफ नंबर को अगर मैं j से डिवाइड कर रहा हूं और अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो लूप यहीं पर क्या हो जाए बेटा, ब्रेक हो जाए। और एल्स के अंदर मैं उस नंबर को डिस्प्ले करा दे रहा हूं। एक बार इसका मतलब बता देता हूं, एक बार इसे समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं बच्चों n के अंदर मैंने 7 लिया, तो ये लूप चलेगा बेटा 2 से लेकर 6 तक एग्जीक्यूट होगा। तो 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया, नहीं हुआ, 3 से किया नहीं हुआ, 4 से किया नहीं हुआ, 5 से किया नहीं हुआ, 6 से किया नहीं हुआ। उसके बाद सारी वैल्यूज वो विजिट कर चुका है, 2 से लेकर 6 तक सारी विजिट हो गई हैं। तो उसके बाद इसके बाहर आएगा, यहाँ एल्स वाले पार्ट में आएगा, क्योंकि ये एल्स पार्ट लूप का ही पार्ट होता है। तो एल्स पार्ट में आया और अच्छे बच्चों की तरह उसने क्या कर दिया, 7 को प्रिंट कर। लेकिन अगर 7 की जगह मैं यहीं पर 9 लेता हूं n की वैल्यू, तो 2 से लेकर 8 तक एग्जीक्यूट होगा। पहले 9 को 2 से डिवाइड किया, 0 नहीं आता। 9 को 3 से डिवाइड किया तो 0 आ जाता है रिमाइंडर। लूप क्या हुआ बच्चों, ब्रेक। ब्रेक का मतलब लूप से बाहर। और ये एल्स किसका पार्ट है बेटा, लूप का पार्ट है। तो लूप से बाहर का मतलब इस बार ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा और 9 को वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक था जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि अगर एक नंबर प्राइम है तो डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर प्राइम नहीं है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होने वाला है। तो ये n की वैल्यू के लिए ये लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं कुछ ऐसा कर पाता हूं कि बार बार n की वैल्यू क्या करता रहूं, चेंज करता रहूं और सेम लॉजिक को रिपीट करता रहूं, तो मुझे उन चेंज्ड वैल्यूज में से भी वो वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी जो प्राइम है। तो अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे ये लॉजिक है कि कोई भी नंबर अगर प्राइम है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, प्राइम नहीं है तो डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस लॉजिक को मैं n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए रिपीट कर लेता हूं। n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जब मैं रिपीट करने की बात कर रहा हूं तो मैंने यहां पर एक लूप लगा दिया बेटा n का, n इन रेंज, और यहां पर लिख दिया बेटा लाइक 10 20। तो ये लूप बच्चों 10 से लेकर कहां तक चलेगा, ये लूप चलेगा 10 से लेकर 19 तक। और 10 से 19 तक के बीच के देखो, सबसे पहले n के अंदर जाएगा 10, ये चेक करेगा क्या 10 प्राइम है, नहीं है, तो 10 डिस्प्ले नहीं होने वाला। उसके बाद n के अंदर आएगा 11, ये चेक करेगा, अगर 11 प्राइम होगा तो डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि हम इसी n की वैल्यू को यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों, चेक कर रहे हैं। फिर n की वैल्यू 12 हो जाएगी, 12 प्राइम नहीं होता, नहीं डिस्प्ले होगा। n की वैल्यू 13 हो जाएगी, 13 प्राइम होता है तो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऐसे 11 डिस्प्ले हो जाएगा, 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा, फिर 19 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये लॉजिक हो गया हमारा 10 से लेकर 19 दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, 10 को भी और 19 को भी, क्योंकि यहाँ 20 लिखा हुआ है। तो 10 से लेकर 19 तक के सारे प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले। लेकिन अगर यही रेंज हम यूजर से लेना चाहते थे तो हम लोग इसके लिए एक काम कर सकते थे। मैंने a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर लोअर लिमिट b इक्वल्स टू
एंटर अपर लिमिट, और ये लूप बच्चों मैंने एग्जीक्यूट कर दिया ए से लेकर b प्लस 1 तक। देखिए मुझे b को इंक्लूड करना था इसलिए मैंने b प्लस 1 दे दिया। यूजर से लोअर लिमिट ले लिया, लाइक मैंने लिया 10, अपर लिमिट ले लिया मान लेते 20, तो ये 10 से 21 हो गया, तो 20 तक लूप एग्जीक्यूट होगा। n की वैल्यूज बार बार क्या होंगे बेटा, 10, 11, 12, और जैसे ही n की वैल्यू चेंज हो रही है वो चेंज्ड वैल्यू को चेक कर रहे हैं, अगर वो प्राइम है तो वैल्यू डिस्प्ले हो जा रही है, अगर वो प्राइम नहीं है तो वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही। तो ये था बच्चों एक सिंपल सा लॉजिक जिसमें हम लोग एक रेंज के बीच के सारे प्राइम नंबर्स क्या करा पा रहे हैं बच्चों, डिस्प्ले करा पा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है सब लोग को समझ में आया होगा। इसे फिर भी एक बार चेक कर लो, कहीं कोई डाउट लगता है तो मुझे बता दो। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रेंज के बीच के सारे आर्मस्ट्रांग नंबर डिस्प्ले करा रहे हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर के बारे में सब लोग को आइडिया तो होगा ही। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक नंबर है वो 3 डिजिट का है, तो उसकी हर एक, क्योंकि नंबर 3 डिजिट का है तो हर एक डिजिट की पार्ट 3 का सम अगर उस नंबर के इक्वल आता है तो वो नंबर आर्मस्ट्रांग होता है। ऐसे अगर कोई 4 डिजिट नंबर होगा तो हर एक डिजिट की पावर हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 4 कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अगर 5 डिजिट का नंबर होता है तो हर एक डिजिट की पावर हमें 5 कैलकुलेट करके उसका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा बच्चों। तो आर्मस्ट्रांग नंबर का लॉजिक है कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट कर लो, और नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर c एक वेरिएबल ले लिया जिसमें इनिशियली 0 है, n मान लेते वो नंबर है जिसे मैं चेक करना चाहता हूं कि वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं, तो n वो नंबर है तो उसकी वैल्यू मैंने m के अंदर कॉपी कर दी, और अब m के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करनी है। तो डिजिट कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, लाइक अगर 173 है तो अगर मैं एक बार 10 से डिवाइड करूंगा तो 17 बचेगा, दूसरी बार करूंगा 1 बचेगा, तीसरी बार करूंगा 0 बचेगा। तो मुझे कब तक चलना चाहिए, 0 तक, और हर बार 10 से डिवाइड करते रहना चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या किया, while m इज नॉट इक्वल टू 0 तक चला, इसका मतलब जब तक m 0 नहीं हो जाता तब तक बार बार क्या होता रहेगा बच्चों, रिपीट होता रहेगा। m इक्वल्स टू मैंने m डिवाइडेड बाई 10 किया, सबको पता है ये फ्लोर डिवीजन है, इंटीजर वैल्यूज देगा, और हर बार c इक्वल्स टू c प्लस 1 का। इसका मतलब ये जो लॉजिक है इतना सा, ये इतना लॉजिक हमारा डिजिट काउंट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी। अब डिजिट काउंट करने वाला काम खत्म हो गया, तो अब हम लोगों को करना है कि भाई जितनी भी डिजिट है उनको एक एक करके पिक करेंगे, उसकी पर डिजिट कैलकुलेट करेंगे, और फिर उनका सम करके चेक करेंगे कि जो सम आया वो क्या m के इक्वल है। बच्चों ये m तो बार बार डिक्रीज होकर 0 हो चुका है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 0 किया, जिसमें मैं सम फाइंड आउट करूंगा। मैंने m एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर वापस मैंने n की वैल्यू को असाइन कर दिया, क्योंकि m 0 हो चुका था, क्योंकि बार बार 10 से डिवाइड कर रहे थे, तो लाइक 173 था तो पहले 17 बचा, फिर 1 बचा, फिर 0 हो गया, तो इसको वापस n से क्या कर दिया, मैंने वैल्यू n की m में असाइन कर दी। फिर से मुझे क्या करना चाहिए, एक एक डिजिट पिक करनी है, लाइक 173 है तो मुझे 3 की पावर कितना चाहिए, 3 चाहिए, 7 की पावर कितना चाहिए, 3 चाहिए, 1 की पावर कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो मुझे अब एक एक डिजिट पिक करनी है। एक एक डिजिट पिक करने के लिए हमारा लॉजिक होता था, हम लोगों ने r इक्वल्स टू m mod 10 किया। जब m mod 10 करता हूं, ऐसा करने से मुझे एक एक डिजिट मिल जाती है, लाइक 173 था तो 173 को अगर 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूंगा तो मुझे 3 मिल जाए। नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने m को 10 से डिवाइड कर दिया,
ताकि अगली बार ये 17 बचे। तो 17 बचा तो नेक्स्ट टाइम फिर से रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये 1 बचेगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो ऐसे मुझे एक एक डिजिट मिल जा रही है। और ये सारे काम होने के बाद मुझे s इक्वल्स टू क्या करना है, सम में s प्लस डिजिट की पावर कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो कुल मिलाकर मेरे पास एक एक करके डिजिट आई। नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने पीछे से एक एक डिजिट कम कर दी ताकि अगली बार मुझे नेक्स्ट डिजिट मिल जाए। और सम के अंदर बच्चों जो भी डिजिट आ रही है उसकी पावर सी के अंदर क्या था, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स था। तो ये मैंने कर दिया। तो पहला काम मैंने क्या किया बच्चों लूप के अंदर, पहला काम मैंने किया काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स। दूसरा काम मैंने किया, मैंने सम फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो मैं साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। ये इस वाले वाइल लूप से बाहर, जब हम लोग सम फाइंड आउट करके बाहर आएंगे तो मैंने चेक किया इफ अगर जो सम की वैल्यू है वो अगर मेरे n के इक्वल है तो वो नंबर क्या हो जाना चाहिए बच्चों, वो नंबर प्रिंट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर सम की वैल्यू ओरिजिनल नंबर के इक्वल है तो इसका मतलब वो नंबर आर्मस्ट्रांग है और वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक था n की एक वैल्यू के लिए कि n अगर आर्मस्ट्रांग है तो डिस्प्ले हो जाए। और यही काम अगर मुझे अब एक रेंज के बीच के सारे नंबर्स के साथ करना है तो मैं क्या करता हूं, इसी लॉजिक को एक लूप में डाल देता हूं। फॉर n इन रेंज 100 comma 10,000। इसका मतलब n की वैल्यू पहले 100 होगी, वो चेक होगा, अगर आर्मस्ट्रांग होगा तो डिस्प्ले हो जाएगा। n की वैल्यू फिर 101 होगी, आर्मस्ट्रांग होगा तो डिस्प्ले हो जाएगा। n की वैल्यू फिर 102 होगी और ऐसे ये चीज बार बार क्या होती रहेगी बच्चों, रिपीट होती रहेगी। और जो भी वैल्यूज 100 से लेकर 10,000 के बीच में आर्मस्ट्रांग है वो सारी के सारी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये लॉजिक भी सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट भी करके दिखा देता हूं। तो ये बच्चों ऑलमोस्ट वही प्रोग्राम है जो हम लोगों ने अभी अभी बोर्ड के ऊपर किया था, बस इसमें वैल्यूज जो हैं वो मैंने यूजर से ले ली। ए और बी की वैल्यूज मैंने यूजर से ली और मैंने इस आउटर फॉर लूप को ए से लेकर बी तक चलाया और फिर अंदर वही लॉजिक मैंने यहां पर रिपीट किया जो अभी अभी हम लोगों ने बोर्ड के ऊपर किया था। मैंने अभी से एग्जीक्यूट किया, मैंने लोअर लिमिट में दिया 100, अपर लिमिट में दिया मैंने 10,000। तो उसने 100 से लेकर 10,000 तक के बीच के सारे आर्मस्ट्रांग नंबर बच्चों डिस्प्ले करा दिए। एक बार प्रोग्राम को चेक कर लो, इंडेंटेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रोग्राम का आउटपुट गलत हो सकता है बच्चों। तो एक बार इसे ध्यान से देख लेना और उम्मीद है सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा बाकी के प्रोग्राम्स करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता दें।